हेलो चिल्ड्रन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे वीडियो लेक्चर्स आपको बायोलॉजी को समझने में मदद भी कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, मैं आपको एक बार वो याद करा देता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को पढ़ा था और टेक्सोनोमिक हायरार्की भी हमने समझ ली थी। आपने वहां पर 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज समझी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को एक बार समझेंगे और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम उन ऑब्लिगेट कैटेगरीज में ग्रुपिंग करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम लेने वाले हैं एक उस पार्टिकुलर ग्रुपिंग के मेथड को समझने के लिए, जिससे ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपको बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएं और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। वेलकम बैक चिल्ड्रन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आज के वीडियो लेक्चर में जैसे कि आप जानते हैं हम 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को पढ़ेंगे और उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रुपिंग यहाँ पर की जाती है वो हम किस तरह से करते हैं और किस तरह से हम उनको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक पार्टिकुलर ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। आप 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज पढ़ चुके हैं पहले से ही। यहाँ पर एक टेक्सोनोमिक हायरार्की आपके सामने बनी हुई है जिसमें 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को लिखा गया है और आप गोट टेक्निक भी जान चुके हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपने गोट टेक्निक पढ़ ली थी, जिसकी हेल्प से आप इन 7 की 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ सकें। हमारे पास ये पहला जो टेक्निक है जिसको एमनिमोनिक या गोट टेक्निक आप बोल सकते हैं, यह है कीप पोट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक। यह है ऑब्लिगेट कैटेगरीज को पढ़ने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर। और दूसरी जो हमारे पास एमनिमोनिक है वो है सौरभ गांगुलीज फैमिली ऑर्डर्ड चावल दाल एंड कबाब। ये है 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को पढ़ने का असेंडिंग ऑर्डर में पढ़ने का एमनिमोनिक। तो इस तरह से हमारे पास 2 गोट टेक्निक्स भी आ गई हैं जिससे हम इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज को अच्छे से लर्न कर सकें। आज का वीडियो लेक्चर जो होने वाला है वो ये होने वाला है कि हमारे पास जो कैटेगरीज हैं, सबसे ऊपर हमारे पास किंगडम है, तो किस तरह से हम एक पार्टिकुलर एनिमल को या पार्टिकुलर प्लांट को हम इन कैटेगरीज में अरेंज करते हैं और कैसे ग्रुपिंग्स हम इनकी बना देते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें आज हम समझेंगे। और इस कैटेगरीज के इस वीडियो लेक्चर को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक लोएन का एग्जाम्पल लिया हुआ है, यानी कि लोएन का क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है। लोएन के एग्जाम्पल से ही हम इस पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर को आज समझेंगे और इसी को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। लोएन के अलावा इसकी जगह पर आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी प्लांट का भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा सकता है, लेकिन मेरा लोएन को लेने का जो रीजन है वो ये है कि लोएन एक सिंपल है आपके लिए। आपने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है इसके बारे में, और जो इसके क्लासिफिकेशन में ग्रुपिंग इसकी बनाई गई है वो थोड़ी इजी होगी आपको समझने के लिए। तो हम लोएन के एग्जाम्पल को ही लेके यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखी हुई है अपनी कैटेगरीज, ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज आपके सामने है और इधर हमने ये क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है लोएन का किंगडम हमने बताया, किंगडम एनिमेलिया होता है, फाइलम कॉर्डेटा होता है, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फैलिडी, जीनस पैंथेरा एंड स्पेसीज लियो। तो इस तरह से हमने इसका क्लासीफाई किया हुआ है। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिए, सबसे पहले जो हमने लिखा हुआ है किंगडम एनिमेलिया, यहाँ पर आपके लिए समझने की चीज ये समझने वाली बात यह है कि किंगडम एनिमेलिया जैसे और किंगडम्स भी हमारे पास हैं। तो अगर हम 5 किंगडम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास टोटल 5 किंगडम्स हैं, लेकिन हमने उन 5 किंगडम्स में से जो किंगडम असाइन किया है लोएन के लिए वो है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते होंगे और उन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बेसिस पर ही हमने उस किंगडम के अंदर लोएन को रखा होगा। तो ये चीज आपको समझनी है। इसके बाद में हमारे पास फाइलम आता है कॉर्डेटा। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो फाइलम्स आते हैं वो भी बहुत सारे होते होंगे। हमने इसको कॉर्डेटा में ही क्यों रखा है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आप समझे तो बहुत सारे फाइलम्स होते हैं, जैसे कि कॉर्डेटा हो गया, नॉन कॉर्डेट्स हो गए। तो लोएन जो है कुछ ऐसे फीचर्स शो करता होगा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे फाइलम कॉर्डेट्स के लिए, इसी वजह से इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया है। इसके बाद में बात करते हैं हम क्लास की। लोएन को रखा गया क्लास मैमेलिया के अंदर। अब इस तरह की बहुत सारी क्लास और भी होंगी, लेकिन उनमें से सिर्फ क्लास मैमेलिया में ही लोएन को रखा गया है। तो कुछ मैमेलिया वाले फीचर्स लोएन शो करता होगा। इसी तरह से हम पूरे के पूरे जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पर बनी हुई हैं उन सबको समझने की कोशिश करेंगे लोएन का क्लासिफिकेशन
एक एग्जाम्पल के तौर पर लेकर के। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है उन कैटेगरीज के जो लोयन को असाइन की गई है। सबसे पहले जो किंगडम दिया गया लोयन को वो किंगडम एनिमेलिया दिया हुआ है। तो एनिमेलिया किंगडम में आने के लिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए? सबसे पहला वो मल्टी सेलुलर होना चाहिए, यानी कि उसके पास बहुत सारी सेल्स हो। क्या लोयन मल्टी सेलुलर है? जी हाँ, लोयन मल्टी सेलुलर है। यूकैरियोटिक होना चाहिए। क्या लोयन यूकैरियोटिक है? यस। लोयन की जो सेल टाइप्स होती है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होती, यूकैरियोटिक होती है, यानी एडवांस टाइप की सेल होती है। हेटरोट्रोफिक यानी अपना फूड दूसरों से ऑब्टेन करने वाला, क्या लोयन ऐसा करता है? यस, लोयन ऐसा करता है। क्या इसकी सेल्स के पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है? जी नहीं, इसकी सेल्स में क्लोरोफिल, पिगमेंट और क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, और जो सेल्स हैं वो भी सेल वॉल के बिना है। ये मोटाइल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और इसके अंदर सारे के सारे ऑर्गन्स अच्छी तरह से वेल डेवलप्ड होते हैं। तो ये जो बेसिक क्राइटेरिया लोयन सारे के सारे कंप्लीट करता है, इसलिए हमने इसको असाइन किया किंगडम एनिमेलिया। अब हमने इसका जो फाइलम रखा है वो फाइलम रखा है कोर्डेटा। अब हम देखते हैं कि फाइलम कोर्डेटा में आने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए किसी भी एनिमल के, जब हम उसको कोर्डेटा असाइन करते हैं। तो कोर्डेटा में आने के लिए सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिज्म हो उसके पास एक सॉलिड अनजॉइंटेड स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रोड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होनी चाहिए, जिसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड क्या होती है? नोटोकॉर्ड एक स्ट्रक्चर होती है जिसको आप ह्यूमन बींग्स में बैकबोन कहते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी होती है। ये सर से लेकर के बॉडी के पोस्टीरियर हिस्से तक फैली रहती है। जो लोअर कोर्डेट्स होते हैं, यानी कि जो कम एडवांस कोर्डेट्स होते हैं, उनके अंदर इसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। नोटोकॉर्ड की जो स्ट्रक्चर होती है वो फ्लेक्सिबल कम होती है, थोड़ी स्टिफ होती है, अनजॉइंटेड होती है, यानी कि उसमें जॉइंट्स नहीं होते हैं। लेकिन जो हायर कोर्डेट्स हैं जैसे ह्यूमंस हो गए, लायन हो गया, इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम से। यानी हमारी बॉडी में प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम जो कि जॉइंटेड स्ट्रक्चर है। जॉइंटेड आप समझते होंगे कैसे है। हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर छोटी छोटी वर्टिब्री प्रेजेंट है, इसकी वजह से इसको जॉइंटेड कहते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कोर्डेट फाइलम के अंदर रखने के लिए। जिन ऑर्गेनिजम्स में ये सारे फीचर्स होंगे उन्हीं को हम फाइलम कोर्डेटा असाइन करेंगे। तो ये सारे के सारे फीचर्स कोर्डेटा वाले लाइन शो करता है, इसलिए हमने इसको ये फाइलम असाइन किया हुआ है। इसके अलावा जो कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर दो चीजें और प्रेजेंट होती है। एक तो मस्कुलर टेल होती है, टेल इसके अंदर है। ह्यूमंस के अंदर टेल नहीं होती है, लेकिन वो रूडिमेंट्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, यानी कि अवशेष के रूप में प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। गिल्स आप समझते होंगे, जैसे हम यानी जो लैंड पे प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए लंग्स का यूज करते हैं, इसी तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथिंग के लिए गिल्स का यूज करते हैं। आपने गिल्स के बारे में जाना होगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये एक फिश बनी हुई है, इसके पास ये जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है इनको कहते हैं गिल्स। और गिल्स जिन इन फोल्ड्स के अंदर अरेंज्ड है, या फोल्ड्स देख रहे हैं, ये बोन्स के बने हुए फोल्ड्स हैं। इन फोल्ड्स के अंदर गिल्स प्रेजेंट है। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर, दीज आर गिल्स। और जो ये फोल्ड्स होते हैं इनको गिल आर्च कहते हैं। तो फेरेंजियल गिल स्लिट्स कोर्डेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब आप कहेंगे कि सर हमारे अंदर तो गिल्स प्रेजेंट नहीं है, हमारे अंदर तो लंग्स ही प्रेजेंट है। लेकिन जैसे आपने यहाँ पर फिश में देख लिया है गिल्स और गिल आर्च, इसी तरह की गिल आर्च हमारे अंदर बनती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। यानी जब एक ह्यूमन इंडिविजुअल का एम्ब्रियोनिक फॉर्म होता है, यानी वो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है, तब उसके अंदर गिल आर्च बनते हैं, क्योंकि वो हमारे एंसेस्टर से हमें मिले हैं। लेकिन क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम लैंड पे रहते हैं, हमारी बॉडी में लंग्स डेवलप हो जाते हैं, फिर भी वो गिल आर्च प्रेजेंट रहती हैं, जिनको हम फेरेंजियल गिल स्लिट्स कहते हैं। फेरेंजियल गिल स्लिट्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये एक एक्वेटिक एनिमल में प्रेजेंट है, यानी यहाँ पर छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर बनी है जिससे वाटर इसके अंदर मूव होता है। अभी एनिमल क्या करते हैं, वाटर में से ऑक्सीजन को रिमूव कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए सिर्फ हमारे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और वे रूडिमेंटरी फॉर्म में जब हम पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब भी प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि गिल आर्च प्रेजेंट है हमारे अंदर, यानी ह्यूमंस के अंदर। ये जो जोज हैं यानी जबड़े हैं, जो नेक में लैरिंग्स प्रेजेंट है, फेरिंग्स प्रेजेंट है, ये सब स्ट्रक्चर फेरेंजियल गिल स्लिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से जितने भी कोर्डेट्स होते हैं उनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो अच्छी तरह से प्रेजेंट हो जैसे फिश वगैरह के अंदर है, या फिर वो रूडिमेंटरी फॉर्म में प्रेजेंट हो। तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे, हमने दो कैटेगरी समझ ली, किंगडम एनिमेलिया और कोर्डेटा। अब इन दो कैटेगरीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमारे सामने रखे हुए हैं।
अब इनको हमने जब मैच किया तो हमने पाया कि लोयन के अंदर ये सारे के सारे फीचर्स प्रेजेंट हैं, तो हमने लोयन को 2 कैटेगरीज असाइन कर दी। किंगडम एनिमेलिया में हमने उसको रख दिया और फाइलम कोर्डेटा में हमने इसको रख दिया। अब इसके बाद में जो क्लासिफिकेशन आता है उसमें जो नेक्स्ट कैटेगरी मेंशन की जाती है वो है क्लास मैमेलिया। अब हम देखेंगे कि जो मैमल्स होते हैं उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं और क्या लोयन उनको शो करता है। मैमल्स की बॉडी के ऊपर हेयर्स होते हैं, लोयन के पास बहुत सारे हेयर्स है, कमी ही नहीं है। मिल्क ग्लैंड्स होती हैं, ये भी लोयनेस के अंदर मिल्क ग्लैंड्स भी होती हैं, और ये गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी कि ये बच्चे पैदा करते हैं, अंडे ये नहीं देते हैं, यानी दे डोंट ले एग्स, ये बच्चे पैदा करते हैं। तो लोयन होता है, लायनेस होते हैं, वो कब्स पैदा करते हैं, इसके जो बच्चे होते हैं उसको कब्स बोला जाता है। तो ये जो क्लास हमने इसको असाइन किया है वो पूरी तरह से जस्टिफाइड है। इसके बाद में इसको जो ऑर्डर असाइन किया गया वो है कार्निवोरा। कार्निवोरा जो ऑर्डर आएगा उसमें जितने भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनिजम्स आप रखेंगे वो फ्लैश ईटर्स होंगे, यानी मांसाहारी होंगे। तो इस तरह से हमने ये फ्लैश ईटर्स के लिए जो ऑर्डर असाइन किया है कार्निवोरा, इसमें हम बड़े आराम से लायन को रख सकते हैं क्योंकि ये कार्निवोरस होते हैं। फैमिली फैलिडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है फैमिली फैलिडी का। इनके अंदर जो होते हैं रिट्रैक्टाइल क्लोज होते हैं, यानी कि अपने क्लोज को रिट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने एक्समैन मूवी देखी होगी, उसमें जो लोगन होता है उसके जो नाखून होते हैं वो निकलते हैं, वो उनको रिट्रैक्ट भी कर लेता है। तो ये फीचर्स है फैमिली फैलिडी का। फैमिली फैलिडी के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स आएंगे उनके पंजे जो होते हैं, उनके अंदर जो नाखून होते हैं उनको रिट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नॉन रिट्रैक्ट क्लोज है ये वाला, यानी कि इसने अपने जो नाखून है उनको अंदर ही रखा हुआ है और यहाँ पर इसने इनको बाहर निकाल दिया है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फैमिली फैलिडी का। फैमिली फैलिडी के अंदर जितने भी मेंबर्स आएंगे उन सभी के अंदर ये रिट्रैक्टाइल क्लोज प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैट्स हो गई और लायंस हो गए। तो इसलिए यही वजह है हमने इसको फैमिली फैलिडी असाइन किया है। जीनस पैंथेरा में हमने इनको रखा हुआ है। ये लार्ज वाइल्ड कैट्स होते हैं, यानी जितने भी बड़े साइज की कैट्स होंगी वाइल्ड में, जंगल में जो रहेंगे उनको हम पैंथेरा के अंदर रखेंगे। पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, सभी को हमने ये जीनस पैंथेरा असाइन किया हुआ है। इसके बाद में हमने इसकी स्पीसीज रखी है लियो, यानी ये जो लोयन है इसका स्पेसिफिक नेम है लियो। तो अभी आपने ये समझ लिया है कि जितनी भी कैटेगरीज हमने असाइन की है लोयन के लिए, क्लासिफिकेशन हमने इसका जो बनाया है, उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। हर एक कैटेगरी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और उन फीचर्स को मिला करके हमने ये देखा है, मैच करके कंपेयर करके देखा है कि क्या इस पार्टिकुलर एनिमल में वे सारे फीचर्स प्रेजेंट है। अब जो जो फीचर्स इसके अंदर प्रेजेंट थे हमने वही कैटेगरीज को असाइन कर दिया है। अभी तक आप ये बात भी समझ गए होंगे कि सिर्फ हमारे पास यही कैटेगरीज प्रेजेंट नहीं है कि मैमेलिया, कार्निवोरा, फैलिडी, यानी जैसे एक फैमिली फैलिडी है ऐसे हमारे पास बहुत सारी फैमिलीज हैं। जैसे हमारे पास जीनस पैंथेरा है ऐसे और भी जीनस हैं। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा है ऐसे और भी कई ऑर्डर्स प्रेजेंट है। एक क्लास मैमेलिया है तो और बहुत सारी क्लासेस भी प्रेजेंट है जिनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। अगर आप किसी दूसरे एनिमल का क्लासिफिकेशन करेंगे तो आप उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरीज असाइन करेंगे। तो ये हो गया हमारा जो एग्जाम्पल हमने लिया था। इसके बाद में हम देखते हैं स्पीसीज क्या होते हैं। स्पीसीज यानी कि अब हम क्या करेंगे, अब जितनी भी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हमारे पास हैं, यानी 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं, हम उनको एक एक करके स्टडी करेंगे और हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आप जानते हैं असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं स्पीसीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पीसीज क्या होती है। स्पीसीज जो टर्म है वो जॉन रे ने दिया था सबसे पहले, या प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि जॉन रे ने ही एक टर्म दिया था जिसको कहा था स्पीसीज। और उन्होंने कहा था कि स्पीसीज वो इंडिविजुअल्स होते हैं या इंडिविजुअल्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जो सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स शो करते हैं। और ये भी आप जानते हैं कि स्पीसीज लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी है, यानी सबसे नीचे स्पीसीज आती है। और वीडियो लेक्चर नंबर 1 में, यानी जो सबसे पहला हमारा वीडियो लेक्चर था, उसमें आपने स्पीसीज की डेफिनेशन पढ़ी थी जो दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। उन्होंने बताया था कि स्पीसीज एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आने वाले सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो पोटेंशियल रखते हैं इंटरब्रीडिंग करने का, और वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं दूसरे ग्रुप से। यानी कि एक स्पीसीज हम उस ग्रुप को कहेंगे उसके अंदर आने वाले जितने भी इंडिविजुअल्स होंगे, यानी कि उसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करते होंगे, और उसके जैसी अगर कोई दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट है उससे वो
अलग होंगे, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे, यानी उसके साथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे। एक एग्जांपल लेकर आप समझिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे डॉग्स प्रेजेंट है। ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट है, ये है लेब्राडोर रिट्रीवर, ये है जर्मन शेफर्ड, ये है रोटवीलर और ये है रोडेशियन रिजबैक। ये सारे के सारे जो 4 इंडिविजुअल्स आप देख रहे हैं, ये एक ही स्पीसीज के मेंबर है। इन सबको डॉग्स कहा जाता है। इनका जो जूलॉजिकल नेम है वो है कैनिस फैमिलियरिस। ये सारे के सारे एक ही स्पीसीज के मेंबर है। दिखने में थोड़े थोड़े अलग महसूस हो सकते हैं, लेकिन ये सब एक ही इंडिविजुअल्स हैं। अब इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, यानी ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड नहीं है। यानी कि आप इस ब्रीड का मेल ले लें और इसका फीमेल ले लें और इनका रिप्रोडक्शन कराए तो वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो अपने आप ही रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी रखते हैं। आप किसी का भी मेल ले लें, इसका मेल ले लें और इसका फीमेल ले लें तो भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। तो इस वजह से स्पेसीज एक ऐसा ग्रुप है जो इंटरब्रीड कर सकते हैं। नीचे की तरफ आइए, आपको यहाँ पर दिखाई देगा वोल्फ और ये दिखाई देगा जैकोल। आप अगर फीचर्स मिलाएं तो ये जो वोल्फ होता है ये काफी सारे फीचर्स में मैच करता है डॉग से, और डॉग की कई ब्रीड्स ऐसी होती हैं। इनसे हस्की जो होता है वो बहुत ही सिमिलर होता है वोल्फ से, लेकिन वोल्फ और डॉग का कोई भी ब्रीड या कोई भी टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वोल्फ के साथ इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते। यानी कि वोल्फ का मेल हो या फीमेल हो और इन सारे एनिमल्स का मेल हो या फीमेल हो, वे आपस में इंटरब्रीडिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। यानी कि ये जो डॉग्स हैं और ये नीचे 2 एनिमल्स आप देख रहे हैं, ये एनिमल है जैकोल, कैनिस, ओरियास। ये एक दूसरे से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। इनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इस वजह से सिमिलर फीचर्स थोड़े बहुत होने के बाद भी इनको अलग से स्पेसीज में हमने इंडिकेट किया। यानी हमने वोल्फ को कहा है कैनिस ल्यूपस और जैकोल को हमने किया कैनिस ओरियस। तो स्पेसीज वो होती है जिसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिजम्स, एक ऐसा ग्रुप स्पेसीज को कहा जाता है जिसके अंदर आने वाले ऑर्गेनिज्म मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं और दूसरे अलग ग्रुप से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं। यानी कि अपने ग्रुप के अंदर ही वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, अपने जैसे दिखने वाले दूसरे ग्रुप के इंडिविजुअल से वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। यानी कि डॉग किसी भी ब्रीड का हो और वोल्फ किसी भी ब्रीड का हो, उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से डॉग और वोल्फ दोनों अलग अलग ब्रीड्स के मेंबर हैं, यानी दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं। तो ये स्पेसीज की डेफिनेशन हो गई। यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है ह्यूमन बींग्स का, यानी ह्यूमन बींग्स किसी भी रेस के हों, किसी भी रीजन के हों, वे सारे एक ही स्पेसीज हैं। जैसे ये एक एशियन ह्यूमन है, ये मैं हूं, हम एशियन है, इंडियन है तो हम एशियन की कैटेगरी है। ये अमेरिकन ह्यूमन है, आप इनको पहचान गए होंगे, जॉन सीना है। तो ये दोनों के दोनों इंडिविजुअल्स हैं, ये एक ही स्पेसीज के मेंबर्स है, क्योंकि इन दोनों स्पेसीज के मेंबर्स भले ही वो एशियन हो या यूरोपियन हो, इनके अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। यानी कि एक एशियन आदमी एक अमेरिकन वुमेन से शादी कर सकता है और उनके बीच में रिप्रोडक्शन भी पॉसिबल है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि ये सारे के सारे ह्यूमन बींग एक ही स्पीसीज के मेंबर्स है और उन सभी को कहा जाता है होमो सैपियंस सैपियंस। तो ये एक एग्जाम्पल है। ये जो डेफिनेशन है स्पीसीज की ये दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। इस एग्जाम्पल से हमने ये डेफिनेशन को समझ लिया है। इसके बाद में स्पीसीज में एक चीज और आपको समझनी है कि हमने अभी तक अर्थ पर 1.7 to 1.8 मिलियन काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म जो डिस्कवर किए हैं वो अपने आप में एक स्पीसीज है। यानी इस तरह से हमने जो डाइवर्सिटी हमने डिस्कवर की है, हमने अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्कवर की है। अब यहाँ पर भी वो यही बात बताई जा रही है कि स्पीसीज ब्रीड ओनली विद अदर ऑफ देयर ओन स्पीसीज, यानी जितनी भी स्पीसीज हैं अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स के साथ ब्रीडिंग कर सकते हैं। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जो यहाँ पर मेंशन किया गया स्पीसीज की डेफिनेशन में, ये आपको बहुत ही अच्छे से समझना होगा। स्पीसीज आर डायनामिक, डायनामिक मतलब होता है गतिशील होती है, यानी स्पीसीज के अंदर कंटिन्यूसली चेंजेस आते रहते हैं। चेंजेस लाता कौन है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशंस, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पीसीज के बीच में होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है और उससे क्या होता है थोड़े थोड़े वेरिएशंस आते रहते हैं। यानी कि आप अपने पेरेंट्स से बिल्कुल सिमिलर नहीं है, आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, आपका बिहेवियर, आपका फेस, आपके जितने भी ओवरऑल मोर्फोलॉजिकल फीचर्स है वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, यानी कि आप उनसे थोड़े से अलग हैं, यानी कि आपके अंदर कुछ वेरिएशंस आ गई हैं। अब ये वेरिएशंस क्यों आई हैं? इन वेरिएशंस के पीछे जो रीजन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में, स्पीसीज के बीच में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसी की वजह से वेरिएशंस आती हैं
और लॉन्ग टाइम में जब ये वेरिएशंस एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ये सब स्पेसीज या वेराइटीज को जन्म देते हैं, यानी कि इन वेरिएशंस की वजह से ही सब स्पेसीज और वेराइटीज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये स्पेसीज की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई हमारे सामने। अब इस डेफिनेशन में भी कई प्रॉब्लम्स है, कई इसमें ऑब्जेक्शंस है। अब हम उन ऑब्जेक्शंस को देखते हैं और इस डेफिनेशन को थोड़ा हम देखेंगे कि कैसे हम इसको कुछ करेक्ट कर सकते हैं और क्या इस डेफिनेशन के ऊपर ऑब्जेक्टिव्स है, यानी क्या डाउट्स लगाए गए कि इस डेफिनेशन के ऊपर जो अभी तक हमने इस डेफिनेशन में पढ़ा है और इसको क्यों इनकरेक्ट कहा गया है। तो सबसे पहला जो डाउट है और सबसे पहला ऑब्जेक्शन है, हम ऑब्जेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। जिस तरह से अदालत में जाते हैं और दूसरा वकील बोलता है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, तो यहां पर भी एक ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया गया। ये ऑब्जेक्शन खड़ा किया एनिमल ब्रीडर्स ने। एनिमल ब्रीडर्स वो होते हैं, वो अलग अलग एनिमल्स की ब्रीडिंग करा के देखते रहते हैं। तो उन्होंने 2 स्पेसीज ली, लॉयन एंड टाइगर। लॉयन को आप बोलते हैं पैंथेरा लियो, टाइगर को आप बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस। ये दोनों अलग अलग स्पेसीज हैं, यानी दोनों के फीचर्स अलग अलग हैं और ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, यानी कि नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरली एक लॉयन का मेल टाइगर की फीमेल से ब्रीडिंग नहीं करेगा, यानी रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, बच्चे पैदा करने वाली प्रक्रिया वो नहीं करेगा। लेकिन जो एनिमल ब्रीडर्स होते हैं वो तो बहुत शरारती होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्टिफिशियली ब्रीडिंग करा दी। सबसे पहले उन्होंने ब्रीडिंग कराने के लिए क्या किया, मेल लॉयन को ले लिया और फीमेल टाइगर को ले लिया। अब उन्होंने जबरदस्ती मेल लॉयन की और फीमेल टाइगर की ब्रीडिंग कराई और ब्रीडिंग करा करके उन्होंने देखा कि जो इंडिविजुअल उनसे पैदा होते हैं वो फर्टाइल इंडिविजुअल्स हैं। जो इंडिविजुअल उनसे पैदा हुआ उसको कहा गया लाइगर। ये जो इमेज है इसमें आप लाइगर देख सकते हैं और आप ये भी समझ गए होंगे कि इसके जो फीचर्स हैं वो टाइगर और लायन दोनों से मिलते जुलते हैं। तो उन्होंने पाया कि अगर हम ब्रीडिंग करा देते हैं तो एक फर्टाइल इंडिविजुअल पैदा होता है। अभी तक स्पेसीज की डेफिनेशन में आप बोल रहे थे कि लॉयन अगर होगा एक जगह और दूसरा टाइगर होगा, इनके मेल फीमेल्स ब्रीडिंग नहीं करेंगे, यानी कि ये कैपेसिटी ही नहीं है इनके अंदर ब्रीडिंग करने की। लेकिन इन्होंने इनकी ब्रीडिंग करा दी और ब्रीडिंग कराने के बाद में जो परिणाम आया वो भी इनके लिए सुखद था। इन्होंने एक लाइगर को पैदा कर दिया जिसके अंदर दोनों के फीचर्स मिले जुले थे। तो पहला ऑब्जेक्शन स्पेसीज की डेफिनेशन पे ये लगा। दूसरा भी उन्होंने एग्जाम्पल क्या, इन्होंने इसी कंडीशन को रिवर्स कर दिया। अब मेल टाइगर लिया और फीमेल लायन लिया। अब जो इंडिविजुअल पैदा हुआ उसका नाम रखा टाइगन। ये टाइगन भी दिखने में बिल्कुल लाइगर की जैसा ही होता है। अभी आप एक ही इमेज से काम चला लीजिए, टाइगर और लायन। टाइगन इन्होंने उस इंडिविजुअल का नाम रखा जो पैदा हुआ मेल टाइगर से और फीमेल लायन से, और ये भी फर्टाइल था, यानी ये भी रिप्रोडक्शन कर सकता था। अगर एक टाइगन का मेल टाइगन का दूसरी फीमेल टाइगन के साथ रिप्रोडक्शन कराया जाए तो वो नए टाइगन्स पैदा कर सकता है। तो ये बहुत ही बड़ा डाउट क्रिएट हुआ। स्पेसीज की जो डेफिनेशन अर्नेस्ट मेयर साहब ने दी थी, ये उसके ऊपर पहला ऑब्जेक्शन लग गया। तो स्पेसीज की डेफिनेशन अगर आपको पता है, लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, तो आपको इन ऑब्जेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी आपका दिमाग खुलेगा, तभी आप सही तरह से साइंस के स्टूडेंट कहे जाएंगे। क्योंकि साइंस के स्टूडेंट कहे जाने के लिए दिमाग का खुलना जरूरी है, आपकी खोपड़ी पूरी तरह से खुली हुई होनी चाहिए। अब एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पर क्या, ये है हीनी, यह आपने देखी होगी, और म्यूल भी आपने देखा होगा। मेल हॉर्स और फीमेल डंकी को लिया, इनकी ब्रीडिंग करा दी, जो इंडिविजुअल पैदा हुआ उसका नाम रख दिया गया हिनी। ये हिनी है। यहाँ पर जो डंकी होता है उससे साइज में थोड़ी सी बड़ी होती है, लेकिन ये स्टेराइल होते हैं, यानी कि ये अपने आप आगे अपनी जनरेशन को बढ़ा नहीं सकते हैं। इसी तरह से म्यूल आपने देखा होगा, खच्चर जिसको बोलते हैं, ये मेल डंकी और फीमेल हॉर्स की ब्रीडिंग से बनता है और ये भी स्टेराइल होता है। लेकिन पहला जो ऑब्जेक्शन था हमारा, जो पहला इनका एक्सपेरिमेंट था, वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन जो लाइगर और टाइगन का बनता है कि किसमें मेल और किसमें फीमेल है, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। हो सकता है कि भी पूछ जाए कि जो म्यूल है वो किसके ब्रीडिंग से बनता है, तो मेल डंकी फीमेल हॉर्स म्यूल, मेल हॉर्स फीमेल डंकी हिनी। अब यहाँ पर ये जो टाइगर और लाइगन है इनको तो याद करना काफी इजी है, यानी कि पहले आप मेल रख लीजिए दोनों के, और LI लोयन से लिया गया है, यानी कि मेल लोयन है, TI टाइगर से लिया गया, यानी कि मेल टाइगर है। ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनको याद करने के लिए आप कोई ट्रिक्स बना लीजिए, नहीं तो याद कर लीजिए। एक आप याद कर लीजिए, म्यूल यानी खिच्चर जो होता है उसमें मेल डंकी होता है और फीमेल हॉर्स होती है। म्यूल जो है ये स्टेराइल होता है। तो ये हो गया पहला ऑब्जेक्शन। अब दूसरा ऑब्जेक्शन लगाया गया स्पीसीज की डेफिनेशन पर। आपने अभी पढ़ा है कि स्पीसीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उनमें वेरिएशंस आती हैं, यानी कि हम जो है अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है, कुछ ना कुछ वेरिएशंस हमारे अंदर प्रेजेंट है।
स्पीसीज की डेफिनेशन में यह बताया गया कि वेरिएशंस लाने के पीछे जिम्मेदार है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब दूसरा ऑब्जेक्शन यह है कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, ये इमेज में आप देख रहे हैं ये बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर वेरिएशंस आते हैं। अब ये वेरिएशंस कैसे आ गए? जब आप बोल रहे हैं कि अगर ऑर्गेनिजम्स या स्पीसीज के मेंबर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इस वजह से उनमें वेरिएशंस आती हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही वेरिएशंस लाने का एक सोर्स है, तो ये बात भी गलत है। अगर ऐसा होता तो प्रोकैरियोट्स में वेरिएशंस कहां से आए? प्रोकैरियोट्स में भी वेरिएशंस होते हैं। आपने सुना होगा एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस, ये हम पढ़ के आए हैं कि कुछ बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलप हो जाती है। वो एक पार्टिकुलर इंजेक्शन से, दवाई से, सैनिटाइजर से नहीं मरते हैं। तो ये भी वेरिएशंस उनके अंदर कहां से आ गई? इसका मतलब ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही एक सोर्स है वेरिएशंस लाने का। अब ये दो ऑब्जेक्शंस स्पीसीज पे हो गए। अब साइंटिस्ट ने जो वर्क कर रहे थे, इन ऑब्जेक्शंस को कुछ सोल्व करने की कोशिश की और एक ही समाधान वो निकाल पाए। उन्होंने कहा कि स्पीसीज की जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर आपको कुछ स्पीसीज एक जैसी दिखाई दे जाती हैं, लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड भी हैं, तो आप उनको सब स्पीसीज कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, ये क्रो है, ये इंडियन क्रो है, यानी कि ये इंडिया में मिलता है। ये भी क्रो है जिसको पहाड़ी कौवा भी बोलते हैं, ये श्रीलंकन क्रो है। और जो तीसरा क्रो है ये है बर्मीज क्रो, यानी ये बर्मा यानी म्यांमार में मिलता है। अब अगर इस इंडियन क्रो की ब्रीडिंग श्रीलंकन क्रो से कराई जाए तो ये ब्रीडिंग नहीं हो पाएगी, ये एक दूसरे से ब्रीड नहीं करेंगे। इसी तरह से अगर इंडियन क्रो को बर्मीज क्रो के साथ ब्रीड कराया जाए तो नेचुरली ये ब्रीड नहीं करेंगे। अब ये ब्रीड नहीं करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से सिमिलर है, इन तीनों को ही हम क्रो यानी कौवा ही बोलेंगे। तो इसका समाधान, इस समस्या को सोल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स ने ये बताया कि ये जो तीनों ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड इस वजह से हैं क्योंकि ये अलग अलग सब स्पीसीज हैं। यानी ये जो है कार्वस स्प्लेंडेंस है, ये भी कार्वस स्प्लेंडेंस है और ये भी कार्वस स्प्लेंडेंस है। अब ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, यानी कि ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से इनकी स्पीसीज अलग अलग लोकेशंस पे पहुंच गई और इतने दिनों तक ये अलग अलग लोकेशंस पे रही कि उस पार्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से इनके अंदर वेरिएशंस डेवलप हो गई और ये एक दूसरे से इतनी डिस्टेंस पे आ गए कि इन्होंने एक दूसरे से रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया। यानी कि ये यहां पर इंडिया है, ये यहां पर श्रीलंका है और ये यहां पर बर्मा है। अब हो सकता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी आपने पढ़ी है, यानी पहले सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह थे, तो कुछ स्पीसीज यहाँ पर प्रेजेंट रही हो, ये सारी एक ही कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट रही हो इस तरह से, और फिर ये जो एक ओवरऑल कॉन्टिनेंट था इसके छोटे छोटे पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन हो गया और एक दूसरे से ये दूर चले गए हो। अब दूर चले जाने की वजह से इनके बीच में ज्योग्राफिकल डिस्टेंस आ गई। अब जो स्पीसीज यहाँ पर रह गई वो बदल गई कार्वस स्प्लेंडेंस यानी इंडियन क्रो में, जो इधर चली गई वो बदल गई श्रीलंकन क्रो में, और जो इधर चली गई ये बदल गई बर्मीज क्रो में। तो इस तरह से जो ज्योग्राफिकल डिस्टेंस है वो सब स्पीसीज को क्रिएट कर देती है, और जब ये एक दूसरे से काफी टाइम तक अलग रहते हैं तो उनके अंदर कुछ वेरिएशंस आना शुरू हो जाती हैं। अब जब ये वेरिएशंस आना शुरू हो जाते हैं तो अलग अलग सब स्पीसीज या वेराइटीज की फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं। तो उन्होंने बस यही कहा कि इस तरह की अगर आपको स्पीसीज दिखाई देती है जो बिल्कुल सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या किया जाए, तब आप उसके स्पीसीज नेम के नीचे एक और रैंक ऐड कर दीजिए। आप उसको बोल दीजिए कि ये इसकी सब स्पीसीज या वेराइटीज है। यानी कि ये इंडियन क्रो है जिसका नाम है कार्वस स्प्लेंडेंस, ये मेन वेराइटी है यानी कि ये मेन स्पीसीज है, और यहाँ पर हमने स्प्लेंडेंस लगा दिया है। और ये जो है प्रोटिगेट्स, ये इसकी दूसरी सब स्पीसीज है, और ये जो है इंसोलेंस, ये इसकी तीसरी सब स्पीसीज है। जिस तरह से हमने होमो सैपियंस लिखा था, एक दूसरा जो सैपियंस हमने इसलिए लगाया था कि इन केस हमें ह्यूमंस की कोई दूसरी वैरायटी मिलती है तो हम उस सैपियंस की जगह उसका एक पार्टिकुलर नाम असाइन कर देंगे। हमने यहाँ पर वही किया हुआ है, हमने कार्वस स्प्लेंडेंस जो क्रो है इंडिया में मिलता है इसको मान लिया है कि ये एक मेन क्रो है, यानी यही क्रो है, इससे दूसरी स्पीसीज डेवलप हुई है ज्योग्राफिकल बैरियर्स की वजह से, एक दूसरे से दूर जाने की वजह से। तो हमने क्या किया, कार्वस स्प्लेंडेंस रखा और जो श्रीलंका में मिला उसको कर दिया प्रोटिगेट्स, और जो बर्मीज में है बर्मा में मिलता है उसको हमने कर दिया इंसोलेंस। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्शन दूर करने की कोशिश की है। तो ये हो गई स्पीसीज की डेफिनेशन।
स्पीसीज के बारे में आपने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं जीनस क्या होता है। ओके बच्चों, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम जीनस को। स्पीसीज आपने पढ़ लिया है, स्पीसीज इज द लोएस्ट टेक्सोनोमिक कैटेगरी। ये स्पीसीज की डेफिनेशन में क्लियर हो गया था हमें। अब हम जीनस के बारे में पढ़ते हैं, जीनस क्या होता है। जीनस के बारे में बताया जा रहा है, जीनस इज एन असेंबलेज और एन एग्रीगेशन, यानी कि एक ग्रुप है इसका रिलेटेड स्पीसीज का, विच रिजेंबल वन अनदर इन सर्टेन कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, यानी कुछ स्पीसीज जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं उनको आप एक ग्रुप बना दीजिए और उस ग्रुप का आप नाम रखेंगे जीनस। जो कैरेक्टर्स वो एक दूसरे से सिमिलर शो करते हैं उन कैरेक्टर्स को हम कहते हैं कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। तो यहाँ पर एक टर्म आया है कोरिलेटेड कैरेक्टर्स, ये आपको याद रखना है कि कोरिलेटेड कैरेक्टर का मतलब है कि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम एक पार्टिकुलर जीनस में अरेंज कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर एस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्पीसीज को, ये एक स्पीसीज है, ये है पैंथेरा टिग्रिस। अगली दूसरी स्पीसीज हमारे पास ये है पैंथेरा लियो, ये वाली। थर्ड है हमारे पास पैंथेरा पार्डस, ये है पैंथेरा पार्डस, ये है पैंथेरा टिग्रिस। तो तीन स्पीसीज है। अब ये तीनों की तीनों स्पीसीज कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स एक दूसरे के सिमिलर रखती हैं। अब इन तीनों को आपने एक ग्रुप में डाल दिया, इन तीनों का आपने एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप का आपने नाम रख दिया जीनस। और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये एक दूसरे से सिमिलर शो करती हैं उन फीचर्स को आपने कह दिया कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। अब इस तरह से आपने देख लिया है कि एक जीनस में सिमिलरिटीज शो करने वाली कुछ स्पीसीज को हम रख देते हैं। और ये भी बात यहाँ पर जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि उनका जो एंसेस्टर होता है एक ही कॉमन होता है। यानी इस जीनस के अंदर, यानी जो जीनस का नाम आपने रखा है पैंथेरा, ये पैंथेरा, ये लियो हो गया, ये टिग्रिस हो गया और ये हो गया पार्डस। तो इनके सिमिलर या कोरिलेटेड फीचर्स होने का कारण है कि ये कॉमन एंसेस्टर इनकी है, यानी कि इनके जो एंसेस्टर्स थे वो सेम थे। तो ये हो गया जीनस। जीनस के एग्जांपल इस इमेज से भी आप देख सकते हैं। जीनस पैंथेरा है हमारे पास, इसके अंदर हमने लायन को, पैंथेरा लियो, टाइगर को, लियोपार्ड को रखा है। अब ये भी आपने समझ लिया कि कोरिलेटेड कैरेक्टर्स के बेसिस पे रखा है, यानी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स इनके होते हैं। अब क्या वो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं? पहला है कि तीनों वाइल्ड कैट्स हैं, यानी जंगल में मिलते हैं। तीनों कैट इनको कहा जाता है बिग या वाइल्ड कैट्स होते हैं, लार्ज साइज के होते हैं तीनों। देखिए तीनों होते हैं या नहीं, तीनों का साइज लार्ज होता है या नहीं, होता है ना? यस, तीनों का साइज लार्ज होता है। तीनों को वाइल्ड कैट्स कहा जाता है क्योंकि जंगल में रहते हैं, घरों में नहीं घूमते ये। इसके बाद में स्पेशली अडेप्टेड लैरिंग्स होती है, लार्ज वोकल फोल्ड्स, यानी ये तीनों दाढ़ सकते हैं। इनकी जो लैरिंग्स या कंठ जो होता है, गले की जो ग्रंथियां होती है बहुत ही लार्ज होती हैं और ये बहुत ही लार्ज साउंड पैदा करते हैं। अब आप देख रहे होंगे तीनों ही लार्ज साउंड, तीनों ही दाढ़ सकते हैं, तीनों ही ऊंची आवाज क्रिएट करते हैं। इन फीचर्स को हमने लिया और इन फीचर्स से हमने बना दिया एक जीनस पैंथेरा, और उस पैंथेरा में इन तीनों स्पीसीज को हमने रख दिया है। तो ये होगी जीनस की बात। जीनस के बाद में आती है फैमिली, या याद होगा आपको असेंडिंग ऑर्डर में सोरब गांगुलीज फैमिली, यानी सोरब से स्पीसीज हो गया, गांगुली से जीनस हो गया और फैमिली तो फैमिली है ही। अब फैमिली क्या है? फैमिली की डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। अ फैमिली इज एन असेंबलेज ऑफ एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी बहुत सारे जेनेरा जो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, सिमिलर फीचर शो करते होंगे, उनका जब आप एक ग्रुप बना देंगे तो उस ग्रुप को आप बोलेंगे फैमिली। यानी कि अब हम यहाँ पर जीनस को जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास 3 जीनस हैं, इन तीनों के अंदर अगर सिमिलर फीचर्स ये शो करते हैं, हमने इनकी ग्रुपिंग बना दी और उस ग्रुप का हमने नाम रख दिया फैमिली। ये एक हमने फैमिली रख दिया। अब 2 जीनस हम देखते हैं यहाँ पर। एक जीनस है हमारे पास पैंथेरा, पैंथेरा जीनस अभी आप पढ़ के आए हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मैं दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ जीनस फेलिस का। फेलिस के अंदर आती है कैट्स, यानी जो छोटी वाली कैट्स होती है, जो डोमेस्टिक कैट्स होती हैं, उनको जीनस फेलिस के अंदर रखा जाता है। उसमें कुछ अफ्रीकन कैट्स आती हैं, कुछ वाइल्ड कैट्स आती हैं, अलग अलग तरह की जो बिल्लियां होती हैं, स्मॉल कैट्स होती हैं, उनका जीनस बनाया हुआ है फेलिस। और जो वाइल्ड कैट्स हैं उनका जीनस बनाया हुआ है पैंथेरा। अब इन दोनों जीनस को, यानी पैंथेरा को और फेलिस को एक जगह रख दिया और एक फैमिली बना दी फेलिडी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ये जो जीनस है इसको हम लिख देते हैं फेलिस और दूसरे को हम लिख देते हैं पैंथेरा, और इससे हमने जो फैमिली बना दी उसको हमने बोल दिया फेलिडी। अब यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई होगी कि ये जो फेलिडी है इन तीनों के, दोनों जीनस के एंसेस्टर की रूप में वर्क कर रही है। कुछ कोरिलेटेड फीचर्स ऐसे होंगे, यानी फैमिली फेलिडी के कुछ फीचर्स ऐसे होना जरूरी हैं
जो इन दोनों जीनस के मेंबर्स शो करते हो। अब देखते हैं वो फीचर्स क्या हैं। अब ये देख रहे हैं आप, एक ये इस स्ट्रक्चर, इस डायग्राम से आप देख सकते हैं एक फैमिली हमने फैलिडी बनाई हुई है। जीनस पैंथेरा यहाँ पे हमने रखा हुआ है। पैंथेरा की 3 स्पीसीज हमारे पास, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस। दूसरा जीनस हमने रखा फेलिस। फेलिस की 3 स्पीसीज हमारे पास है। फेलिस कैटस यानी जो डोमेस्टिक कैट होती है, फेलिस सिल्वेस्ट्रिस यूरोपियन वाइल्ड कैट होती है, फेलिस लिबिका अफ्रीकन वाइल्ड कैट होती है। इनकी तीनों कैट्स में सबसे खतरनाक ये फेलिस लिबिका होती है। अब इन दोनों जीनस को मिलाकर के हमने फैमिली बना दी फैलिडी। अब फैमिली फैलिडी के क्या फीचर्स हैं, जो ये सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स दोनों जीनस के इंडिविजुअल शेयर करते हैं, ये होते हैं रिट्रैक्टाइल क्लोज। अभी आपने पढ़ा था कि एक्समैन की तरह अपने जो नाखून होते हैं इनको रिट्रैक्ट कर सकते हैं, तो बिल्लियों के अंदर भी यही खासियत होती है। और जो ये पैंथेरा वाले एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी ये खासियत होती है कि ये दोनों के अंदर ये रिट्रैक्टाइल क्लोज होते हैं। तो इस तरह से आपने ये देख लिया है कि फैमिली फैलिडी के अंदर आने वाले दोनों जीनस पैंथेरा और फेलिस कुछ कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, यानी कुछ कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हैं इनके पास। एक तो रिट्रैक्टाइल क्लोज हो गए, दूसरा है बाइनोकुलर नाइट विजन, यानी ये रात को देख सकते हैं। नो शुगर टेस्ट बर्ड्स, इनके पास शुगर को टेस्ट करने वाली कोई बर्ड्स नहीं होती है। फ्लेक्सिबल बॉडी विद मस्कुलर लिम्स, यानी इनकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है, इनके जो लिम्स होते हैं बहुत ही मस्कुलर होते हैं, ताकत इनके अंदर होती है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, नो शुगर टेस्ट बर्ड्स, यानी कि इन्हें शुगर के बारे में नहीं पता है, काजू कतली का टेस्ट ये नहीं जानते हैं, इसलिए मांसाहारी है, मीठा इनको पता ही नहीं। आप इनको मीठा खिलाइए या ना खिलाइए, इनको डायबिटीज नहीं होगी, क्योंकि मीठा इनको टेस्ट ही नहीं होता है। सब चीजें इनको बराबर टेस्ट फील होती है, मीठे को ये टेस्ट नहीं करते, बहुत गलत बात है। तो ये होगी फैमिली फैलिडी। फैमिली फैलिडी हमने समझ लिया है। अब फैमिली के बाद में जो अगली कैटेगरी आती है वो है ऑर्डर। ऑर्डर, अब सेम वही डेफिनेशन यहाँ पर रिपीट हो रही है। अब ऑर्डर इज एन असेंबलेज और एग्रीगेशन ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, यानी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को हम एक पार्टिकुलर ऑर्डर में रखेंगे जो कुछ कैरेक्टर्स सिमिलर रखती हों और कुछ उनके कोरिलेटेड कैरेक्टर्स हों। और जो ऑर्डर होता है वो एंसेस्टर वर्क करता है फैमिलीज के लिए। अब यानी कि हमने यहाँ पर कुछ फैमिलीज रखेंगे, हम एक फैमिली रख लेते हैं फैलिडी, और एक दूसरी फैमिली हम ले लेते हैं कैनिडी। फैमिली फैलिडी और कैनिडी, ये दोनों की दोनों फैमिली जिस ग्रुप में आती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, और वो ऑर्डर है कार्निवोरा। ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे से सिमिलैरिटी शो करते हैं, यानी कि ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आने वाली दोनों फैमिली के मेंबर्स क्या होंगे, कार्निवोरस होंगे, यानी फ्लैश ईटर्स होंगे। ये जो टर्म दिया था ये दिया था कैरोलस लीनियस ने, आप याद रख लेना कि ऑर्डर और क्लास जो टर्म थे ये कैरोलस लीनियस ने दिए थे। अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि दो फैमिली आपके पास है, फैमिली फैलिडी जो अभी हम पढ़ के आए हैं, और फैमिली कैनिडी। कैनिडी फैमिली होती है डॉग्स की फैमिली, यानी जितने भी डॉग्स जिनके कैनाइन टीथ होते हैं उनको हम फैमिली कैनिडी में रखते हैं। अब फैमिली फैलिडी आप अभी पढ़ के आए, रिट्रैक्टाइल क्लोज वाली फैमिली जो है, यानी जिसके अंदर वाइल्ड कैट्स और डोमेस्टिक कैट्स हैं, और जो कैनाइन वाले एनिमल्स यानी डॉग्स हो गए, उन सबको मिलाकर के हमने एक ऑर्डर तैयार कर दिया, जिस ऑर्डर का नाम रख दिया हमने कार्निवोरा। कार्निवोरा ऑर्डर के अंदर वही इंडिविजुअल्स आएंगे, वही ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो कार्निवोरस हो। अब इस तरह से ऑर्डर कार्निवोरा के फीचर्स क्या होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं, लार्ज कैनाइन टीथ होता है, और हमने यहाँ पर 12 फैमिलीज, फैमिली फैलिडी में भी इसमें हमने ऐड किया, फैमिली कैनिडी भी हमने इसमें ऐड किया। इस तरह से 12 फैमिलीज यहाँ पर कुल मिला के ऑर्डर कार्निवोरा में रखी गई हैं। दो फैमिलीज आप जान गए हैं, कैनिडी ऑफ डॉग्स एंड फैमिली फैलिडी ऑफ कैट्स, बिग एंड स्मॉल। तो ये हमने दोनों फैमिलीज को मिलाकर के जो ग्रुप बनाया, उस ग्रुप को हमने कहा ऑर्डर, और इनको हमने ऑर्डर कार्निवोरा में प्लेस कर दिया। अब इस तरह से इस डायग्राम से भी आप ये चीजें समझ सकते हैं कि हमारे पास है पैंथेरा लियो, जीनस पैंथेरा और जीनस फैलिस। जीनस पैंथेरा जीनस फैलिस से मिलाकर के एक फैमिली बनाई थी हमने, फैमिली फैलिडी। अब इधर एक दो यहाँ पर जीनस कैनिस, जीनस कैनिस, जीनस कैनिस, इनकी अलग अलग स्पेसीज होगी, इनसे मिलाकर के हमने बनाई एक फैमिली फैलिडी। ये दो फैमिलीज यहाँ पर है 1, 2, लेकिन ऐसी 12 फैमिलीज को एक जगह जब हमने रखा, हमने उसका नाम दे दिया ऑर्डर कार्निवोरा। तो यहाँ पर हम ऑर्डर तक की जो ग्रुपिंग्स है वो समझ चुके हैं। इसके बाद में आती है क्लास, डेफिनेशन सेम रहेगी, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, यानी एक जैसे ऑर्डर्स, ऐसे ऑर्डर्स जो कुछ सिमिलर फीचर शो करते हो उनको हम
क्लास मैमेलिया में रखेंगे, यानी उनको हम एक ही क्लास में रखेंगे। अब जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसके अंदर कैट्स एंड डॉग्स हमने रखे हैं, ये आपने पढ़ लिया है। इसके अलावा बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पास है, जैसे रोडेंशिया है, इसके अंदर रैट्स आते हैं, लेगोमोर्फा इसके अंदर रैबिट्स आते हैं। इनको हमने सबको हमने एक क्लास बना दी मैमेलिया। अब इतने सारे इंडिविजुअल्स को हमने एक क्लास मैमेलिया में रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुछ फीचर्स ये मैमेलिया के अंदर ऐसे होंगे जो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म शो कर रहे होंगे। अब मैमेलिया के फीचर्स भी हमने पढ़े हैं, बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये जान गए हैं कि जितने भी अभी तक इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिज्म सब पढ़ के आए हैं, सभी के अंदर बॉडी हेयर्स भी प्रेजेंट है और सब बच्चे पैदा करते हैं। अंडे पैदा करने वाला अभी तो कोई भी नहीं आया है, इसलिए इन सब की हमने ग्रुपिंग कर दी और इन सबको हमने क्लास मैमेलिया अलॉट कर दी। रैबिट भी क्लास मैमेलिया का मेंबर है और इसके अलावा रैट्स भी क्लास मैमेलिया के मेंबर है, यानी रैट्स भी बच्चे पैदा करते हैं। अब क्लास के बाद में ये क्लास मैमेलिया के फीचर्स हो गए, आप इनको पढ़ चुके हैं। हेयर्स ऑन बॉडी गिव बर्थ, डोंट ले एग्स एंड मेमरी ग्लैंड्स होते हैं, ये बच्चों को दूध पिलाने के लिए इनके पास मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। अब सबसे जो सेकंड पे आती है जो कैटेगरी हमारे पास, वो होती है फाइला और डिवीजन। डिवीजन हम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए, फाइला हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर लोएन का क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल लेके पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पर फाइलम यूज कर रहे हैं। तो फाइलम में क्या है, एनिमल क्लासेस, बहुत सारी क्लासेस जो एक जैसी होती है, सिमिलर होते हैं, उनका हम ग्रुप बना देते हैं और उसको हम बोलते हैं फाइलम। जैसे हमने फाइलम बनाया कोर्डेटा, फाइलम कोर्डेटा के अंदर वो मेंबर्स आएंगे जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट हो या फिर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हो। अब मैमेलिया हमने पढ़ा है, जितने भी एनिमल्स आपने पढ़े हैं वो सब मैमेलिया हैं, यानी सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। इसके अलावा रेप्टाइल्स को पढ़ ले, एवीज को पढ़ ले, एम्फीबिया को पढ़ ले, सबके अंदर वर्टिब्रल कॉलम मिलेगी या फिर आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी। तो इस तरह से इनकी ग्रुपिंग बना दी, उसका नाम रख दिया हमने फाइलम और इस फाइलम का नाम रख दिया हमने फाइलम कोर्डेटा। इनके अंदर नोटोकॉर्ड या वर्टिब्रल कॉलम है या सेंट्रल नर्व कॉर्ड भी इसके साथ प्रेजेंट है, यानी हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर हम एक स्पाइन होते हैं जिसको आप सेंट्रल नर्व कॉर्ड कहते हैं। उसी से सारे के सारे बॉडी के अंदर जो मैसेज है वो जाते हैं, पूरी बॉडी में जो नर्व सिग्नल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसी की हेल्प से होता है, यानी ब्रेन से मैसेज चलता है और नर्व कॉर्ड के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में फैलता है। और नर्व कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होती है, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी। तो ये हो गया फाइलम। अब आता है फाइलम कोर्डेटा। ये फाइलम कोर्डेटा के फीचर्स आप अभी पढ़ के आए हैं। इनके अंदर अनजॉइंटेड और सॉलिड नोटोकॉर्ड है या फिर जॉइंटेड वर्टिब्रल कॉलम है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स या मस्कुलर टेल है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अब फाइलम कोर्डेटा होगा। अब ऐसे ही बहुत सारे फाइलम्स को मिला करके हम एक ग्रुपिंग बना देंगे जिसको हम बोलेंगे किंगडम। इस इमेज में आप नोटोकॉर्ड देख पा रहे होंगे। नोटोकॉर्ड शायद आपके लिए एक नया टर्म हो, वर्टिब्रल कॉलम से यानी बैकबोन से आप रिलेट कर सकते होंगे अपनी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी में बैकबोन होती है। अब नोटोकॉर्ड क्या होती है, नोटोकॉर्ड यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन, इसको नोटोकॉर्ड कहा जाता है। ये जो इसकी एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ पर, इसके पीछे और ऊपर की तरफ ये नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, इसके बीच में ये प्रेजेंट होते हैं, इसी के ऊपर इसी को कवर कर लेती है वर्टिब्रल कॉलम हायर कोऑर्डिनेट्स में। यानी जैसे कि हम हायर कोऑर्डिनेट्स में आते हैं तो हमारे अंदर नोटोकॉर्ड को रिप्लेस कर देती है वर्टिब्रल कॉलम। तो ये फीचर्स हो गए। अब हम पहुंच गए सबसे हाईएस्ट कैटेगरी पर, जो है एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में बहुत सारे डिविजन्स आप या फाइलम आप रखेंगे, जैसे कि आप कोऑर्डिनेट्स को, नॉन कोऑर्डिनेट्स को, सबको किंगडम एनिमेलिया में रख देंगे। और एनिमेलिया के अंदर आने वाले जो फीचर्स हैं वही होंगे यूकैरियोटिक, हेटेरोट्रोफिक, लाइक सेल वॉल, क्लोरोफिल, मोटाइल, रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, हैव वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम। ये हो गया। अब एक दूसरी मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे किंगडम्स होते हैं, 5 किंगडम्स होते हैं। दूसरा जो किंगडम होता है वो होता है प्लांटी। प्लांटी के अंदर आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक तो होंगे, लेकिन ऑटोट्रोफिक होंगे, हीटरोट्रोफिक नहीं होंगे। रिजिड सेल वॉल होगी और उसके पास क्लोरोफिल एंड क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा। तो इस तरह से हमने पूरे का पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसके अंदर आने वाली जितनी भी कैटेगरीज है, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज, उसके अंदर कैसे ग्रुपिंग बनाई जा रही है, अभी तक वो सारा का सारा पार्ट हमने पढ़ लिया है। चलिए बच्चों, अब आज के वीडियो लेक्चर को हम समराइज करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हमने पढ़ा स्पेसीज क्या होती हैं। स्पेसीज जो होती हैं सबसे लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होती हैं। और हमने उसके बाद में देखा जो स्पेसीज टर्म दिया था वो जॉन रे ने दिया था,
और स्पीसीज की जो डेफिनेशन थी वो अर्नेस्ट मेयर ने दी थी 1964 में। उन्होंने बताया था कि एक ऐसा ग्रुप जो पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग कर सकता है और दूसरे ग्रुप से, दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड रहता है, यानी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, उस ग्रुप को हम स्पीसीज कहते हैं। उसके बाद हमने स्पीसीज पे ऑब्जेक्शंस लगा दिए थे बहुत सारे, उसका समाधान निकाल दिया गया कि आप स्पीसीज से कुछ इन्फीरियर रैंक्स ऐड कर दीजिए, उन रैंक्स को कहा गया सब स्पीसीज या वेराइटीज। इस तरह से रेसेस भी आप उनको बोल सकते हैं। फिर हमने देखा जीनस क्या होता है। जीनस में हमने जाना कि एक ग्रुप होता है स्पीसीज का जो कोरिलेटेड कैरेक्टर्स शो करते हैं, यानी कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स एक स्पीसीज का ग्रुप शो करता है, जिसको मिलाकर के हम एक दूसरा बड़ा ग्रुप बना देते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं जीनस। उसके बाद में हमने पढ़ा फैमिली असेंबलेज ऑफ जेनेरा, यानी बहुत सारे जीनस, जीनस को प्लूरल में जेनेरा बोला जाता है। तो बहुत सारे जीनस को हमने एक जगह इकट्ठा किया, उनका ग्रुप बनाया, उसको हमने बोल दिया फैमिली। इसी तरह से बहुत सारी फैमिलीज को हमने जोड़ दिया एक जगह और उनका ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम हमने रख दिया ऑर्डर। और बहुत सारे ऑर्डर्स को हमने मिलाया, हमने बना दी क्लास। बहुत सारी क्लासेस को मिला के हमने बनाया फाइलम, और बहुत सारे फाइलम्स को मिला के हमने बना दी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी किंगडम। और इस तरह से हमने 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को अच्छे से समझ लिया है। किस तरह से हमने उसके अंदर ग्रुपिंग की है हमने ये भी समझ लिया है, और एक बहुत ही सिंपल लॉ के एग्जाम्पल से हमने इन सब चीजों को क्लियर कट डिफाइन भी कर लिया है। तो इसी के साथ लेक्चर समरी होती है कंप्लीट, और मैं आज का वीडियो लेक्चर कंक्लूड करता हूं। अगर आज के वीडियो लेक्चर में आपको कोई डाउट्स है, कोई चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा, मैं उनका रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।